हेलो एवरीवन। सफलता नोट्स चैनल में आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी भी कर रहे होंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लास में आज हम जो करने वाले हैं वो है साइक्लोन, चक्रवात। साइक्लोन क्या होता है? साइक्लोन हमारे पास में एक लो प्रेशर का सेंटर होता है और उसके चारों ओर हाई प्रेशर की जो घिरती घूमती हुई रोटेशन करती हुई जो वायु होती है वही चक्रवात होता है। एक सेंटर और उसके बाहर से हाई प्रेशर की जो हवा होगी जो उसके बाहर से रोटेट कर रही है वही साइक्लोन होता है। साइक्लोन का मेन रीजन क्या होता है बनने का? वो है कोरियोलिस इफेक्ट। कोरियोलिस इफेक्ट किसके कारण होता है? वो होता है अर्थ रोटेशन के कारण। हमारे पास में जो अर्थ रोटेट करती है वो वेस्ट से ईस्ट रोटेट करती है और इसी के कारण जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है उसमें स्पिन होगी काउंटर क्लॉकवाइज, मींस एंटी क्लॉकवाइज, और जो साउथ होगा उसके अंदर, साउथ हेमिस्फीयर है जो अर्थ का, उसके अंदर हमारे पास में स्पिन होगी, वो होगी क्लॉकवाइज की। जो साइक्लोन नॉर्थ के अंदर आते हैं ना उनकी स्पिन ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज होगी, और जो साइक्लोन इन साउथ हेमिस्फीयर में आएंगे उनकी स्पिन होगी हमारे पास में क्लॉकवाइज। ये जो साइक्लोन होते हैं ये मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्रों में बनते हैं और भूमध्य रेखा के पास नहीं बनते क्योंकि वहां पर ये इफेक्ट कम होता है। कोरियोलिस इफेक्ट क्या होता है? एक टाइप से है ना, अर्थ रोटेशन के कारण कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमने स्ट्रेट थ्रो की है वो बेंडिंग में होने अप्रेंट होगी हमें ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, जो अर्थ हमारी रोटेट करती है वो करती है वेस्ट टू ईस्ट। और अगर जो ऑब्जेक्ट लॉन्गर डिस्टेंस की होती है वो हमें ट्रेवल स्ट्रेट लाइन में करती हुई नहीं दिखती, रोटेशन में दिखती है, अपीयर टू कर्व। अब हम बात करते हैं कि इंडिया के अंदर अगर ट्रैक बाई इनसेट सैटेलाइट के द्वारा चक्रवात को ट्रैक किया जाता है, और ये मोस्टली इंडिया के अंदर कहाँ होता है साइक्लोन? बे ऑफ बंगाल एंड इन अरेबियन सी। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ये मैंने आपको बता दिया कि जो हेमिस्फीयर नॉर्थन होता है वहां पर एंटी क्लॉकवाइज होगी और जो साउथ हेमिस्फीयर होगा वहां पर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मींस जैसे क्लॉक चलती है उस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज उसके विपरीत डायरेक्शन में। स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन, साइक्लोन की स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। आई वॉल और पवन की गति। आई क्या होती है? लो प्रेशर सेंटर, सेंटर के अंदर लो प्रेशर और कम एंड क्लाउड फ्री जो जोन होता है ना, जहां से सेंटर शुरू होता है वहां पर एक तो प्रेशर कम होगा, ठीक है, और वहां पर क्लाउड नहीं होंगी, ठीक, उस जोन को हम बोलते हैं आई। और आई वाल, इस आई की जो वाल होगी मतलब आंख के चारों ओर मोटी बादलों की दीवार, जहां सबसे तेज हवाएं और सबसे ज्यादा बारिश होती है उसको हम बोलते हैं आई वॉल। अब ये यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ साइक्लोन का डायग्राम। ये देखो, जैसे ये है हमारे पास में लो प्रेशर होता है तो ये लो प्रेशर ये है हमारे पास में आई, और ये जो है इसकी आई के बाहर से जो वॉल बनी है इसको बोलते हैं आई वॉल। और ये जो आउटर लेयर है कि एक तो ये वाइंड्स को ऊपर लेके जाती है और उसके चारों ओर फैलाती है, ये होता है आउटर फ्लो। ये वाला ये इधर आई वॉल आई, और ये इसके बाहर से ये आई वॉल। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि पवन की गति। केंद्र से जो 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक हवा की गति बहुत तेज बढ़ती है और धीरे धीरे घट भी जाती है। फिर है कि कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर साइक्लोन फॉर्मेशन। साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए कि चक्रवात की फॉर्मेशन होगी? गर्म समुद्री सतह पर तापमान,
वो हमारे पास में 26 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए। वायुमंडलीय अस्थिरता, अधिक आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, मजबूत कोरियोलिस इफेक्ट होना चाहिए, कम वर्टिकल वाइंड शियर होना चाहिए और पहले से ही मौजूद लो प्रेशर एरिया। सुपर साइक्लोन होते हैं उनके लिए स्पीड ज्यादा 220 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होती है। उड़ीसा के अंदर आया था सुपर साइक्लोन कब? 1999 के अंदर। उसकी स्पीड कितनी थी? 260 से लेकर 300 किलोमीटर पर आवर तक। साइक्लोन के नाम है अलग अलग, कौन सी एरिया में किस साइक्लोन को किस नाम से जाना जाता है? टाइफून साइक्लोन। यह आता है चाइना, जापान, ईस्टर्न एशिया, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशियन। जो हैरिकेन है चक्रवात, उसको जाना जाता है यूएसए, कार्बियन सी, अटलांटिक ओशियन। वैलीज को जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और टोरेंटोज को जाना जाता है साउथ अमेरिका, यूएसए, और बैगुएस फिलीपींस में। भारत में चक्रवात प्रबंधन के लिए कौन सा विभाग है? इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। भारत में चक्रवात की जो पहचान और निगरानी और पूर्व अनुमान की जो एजेंसी है, प्रधान एजेंसी, वो है आईएमडी, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। फिर है राष्ट्रीय दिशा निर्देश, नेशनल गाइडलाइंस। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इशू करती है गाइडलाइन चक्रवात के लिए क्या क्या तैयारी होनी चाहिए, निकासी की कैसे चक्रवात आने के बाद में उनको सोल्व किया जाना है। चक्रवात के समय अगर कुछ हो, डिस्ट्रैक्शन हानि होती है तो आश्रय वगैरह की और पुनर्वास, अब उनको फिर से शुरू कराना। ठीक है। फिर है न्यूनीकरण उपाय, पेड़ों की कतार लगाना प्राकृतिक अवरोध के रूप में काम करते हैं और हवा की गति को भी कम करते हैं। तटीय क्षेत्रों में चक्रवात आश्रयों का निर्माण करना और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करना। न्यूनीकरण उपाय मीन्स चक्रवात के रिडक्शन उपाय क्या क्या है कि है ना, चक्रवात को कम कर सकें। कतार में पौधे लगाने चाहिए, तटीय क्षेत्रों में चक्रवात आश्रय बनाने चाहिए, तब प्रारंभिक जो चेतावनी दी हुई है उनको फॉलो करना चाहिए। भारत में प्रमुख चक्रवात 1971 ओडिशा के अंदर, 1999 में उड़ीसा में सुपर साइक्लोन 260 से 300 किलोमीटर पर आवर, 2013 में ओडिशा और आंध्र प्रदेश के अंदर साइक्लोन आया जिसका नाम था फेलियन साइक्लोन। 2019 के अंदर फैनी साइक्लोन ओडिशा के अंदर। 2020 के अंदर साइक्लोन एबहेन, वो आया वेस्ट बंगाल और ओडिशा के अंदर। 2021 के अंदर साइक्लोन आया टुआक्टई गुजरात के अंदर, और यास ओडिशा और वेस्ट बंगाल के अंदर। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और गुजरात चक्रवातों का सबसे अधिक प्रभाव कहाँ होता है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और गुजरात। फिर जो नेक्स्ट बात करते हैं वो है भूस्खलन। भूस्खलन क्या है? भूस्खलन वह प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों, मलबे या मिट्टी का बड़ा हिस्सा ढलान से नीचे की ओर घिसक जाता है। ठीक है, उसी को भूस्खलन बोलते हैं। भारत का लगभग 15% भाग भूस्खलन संभावित है। भूस्खलन के क्या क्या कारण हो सकते हैं? लैंडस्लाइड के, भारी वर्षा हो, वनों की कटाई, भूकंप व ज्वालामुखी विस्फोट, इनके कारण भूस्खलन ज्यादा होता है। और अनियोजित सड़क निर्माण, अगर पहले ही कुछ इस योजना से नहीं बनाई गई होंगी सड़कें, और झूम खेती, खनन व खादान कार्य। निवारक कार्य क्या क्या है? उत्तर पूर्वी राज्यों में झूम खेती की जगह पर सीढ़ीदार खेती को बढ़ावा देना चाहिए, वनों की कटाई को रोकना चाहिए, पौधरोपण को बढ़ावा देना चाहिए, ढलानों पर जल निकासी व प्रबंधन की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम हिमस्खलन। हिमस्खलन बर्फ के टुकड़े और मलबे का ढलान से अचानक नीचे की ओर बहाव। बर्फ है, पिघल रही है, नीचे आ रही है, उसी को हिमस्खलन बोलते हैं। अगर भूमि का कोई पार्ट अगर खिसक के नीचे आ रहा है तो उसको भूस्खलन बोलते हैं। ये एक हिम आपदा है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं सूखा। सूखा एक धीरे धीरे उत्पन्न होने वाली आपदा है जिसमें पानी की उपलब्धता में गंभीर कमी हो जाती है कि सबको पानी नहीं मिल पाता, पानी नहीं मिलता तो खेत सूख जाते हैं, खाना नहीं मिल पाता तो उसी को सूखा कहते हैं।
मौसम आधारित सूखा जब वर्षा औसत से कितनी कम हो, 90% कम हो। और कृषि आधारित सूखा जब वर्षा की कमी के कारण 50% से अधिक फसल का नुकसान होता है। यदि जो कल ओवरऑल जो फसल क्षेत्र है अगर वो 30% से अधिक संचित है तो उसे सूखा संभावित क्षेत्र नहीं माना जाता। फिर नेक्स्ट है पारिस्थितिकीय सूखा जब जल की कमी के कारण प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता विफल हो जाती है, उसको बोलते हैं पारिस्थितिकीय सूखा। भारत में लगभग कितने परसेंट? 68% सूखा। सूखा की कमी के आधार पर वर्गीकरण। सूखा वर्ष सामान्य वर्षा से 20 से 25% की कमी। गंभीर सूखा वर्ष 25 से 40% की कमी हो तब। और सूखा साप्ताहिक वर्षा सामान्य से आधी हो। सूखे का प्रभाव कृषि फसल विफलता, खाद्य असुरक्षा हो जाएगी, पीने के पानी में कमी आ जाएगी, रोजगार का नुकसान हो जाएगा और पलायन हो जाएगा। रिपोर्ट व सूचकांक। नीति आयोग का कहना है कि भारत को 2050 तक जल संकट के कारण जीडीपी का 6% नुकसान हो सकता है। हर साल लगभग 2 लाख लोगों की मृत्यु जल संकट के कारण होती है। देख लो भाई कितनी प्रॉब्लम बढ़ने वाली है इंडिया के अंदर, इसलिए जल बचाओ, पेड़ लगाओ। जल ही जीवन है, इस बात को भूलो मत। जल अभाव सीमा। प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता कितनी होनी चाहिए? 1000 घन मीटर वर्षा से कम हो जाए ना, तो अगर ये कम हो जाए उसको हम बोलेंगे जल अभाव सीमा की जल की कमी है। अगर 1000 घन मीटर पर वर्ष से कम हो जाए प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता। आर्टिफिशियल रेन, बादल, बीजारोपण और मौसम संशोधन की तकनीक है ये कि है ना। केमिकल यूज कौन कौन से होते हैं आर्टिफिशियल रेन के अंदर? सिल्वर आयोडाइड, पोटासियम आयोडाइड और ड्राई आइस। ये ड्राई आइस ही कंडेंसेशन का काम करती है रेनफॉल का। सूखा जो प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम है वो 1970 में शुरू किया गया था ताकि सूखे के प्रभाव को कम किया जा सके। नेक्स्ट जो बात करते हैं वो है हीट वेव, लू, गर्मी की लहर। जब किसी क्षेत्र का तापमान सामान्य अधिकतम तापमान से अधिक बढ़ जाता है जिससे शारीरिक तनाव और मृत्यु तक हो सकती है, उसी को बोलते हैं लू। लू के लिए हम जो एरिया है कि इतनी हीट वेव से अगर ज्यादा वेव का है टेम्परेचर तो हम उसको कैटेगराइज किया हुआ है कि है ना मैदानी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र एंड पहाड़ी क्षेत्र। जो मैदानी क्षेत्र हैं वहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है? ग्रेटर देन 40 डिग्री सेल्सियस। तटीय क्षेत्र जैसे राजस्थान वाला एरिया होता है, तटीय क्षेत्र मैक्सिमम टेम्परेचर ग्रेटर देन होना चाहिए 36 डिग्री सेल्सियस से हो गया तो वहां पर गर्मी ज्यादा हो जाएगी। जो समुद्र तट के किनारे वाले क्षेत्र है, केरला साइड, साउथ साइड। पहाड़ी क्षेत्र मैक्सिमम टेम्परेचर लेस देन 30 डिग्री सेल्सियस। अगर 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर हो गया तो वहां पर हीट वेव का गर्मी ज्यादा बढ़ जाएगी। पहाड़ी क्षेत्र जैसे हिमालय वाला क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश। हीट वेव को आपदा प्रबंधन अधिनियम की 12 अधिसूचित आपदाओं की सूची में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए इसके लिए राहत सहायता का कोई प्रावधान नहीं है। मतलब अगर हीट वेव बढ़ रही है तो सरकार की तरफ से आपको कोई हेल्प नहीं मिलने वाली है। और इसके क्या क्या प्रभाव हैं? निजलीकरण, पानी की कमी, लू लगना, फसल हानि, जंगल की आग, बिजली की कमी और मृत्यु दर में वृद्धि। फिर बात करते हैं कोल्ड वेव की। जब टेम्परेचर कम हो जाए, सामान्य से बहुत नीचे गिर जाता है, यह अक्सर एल नीनो, चक्रवातीय गतिविधि, जेट स्ट्रीम से जुड़ा होता है। एल नीनो स्पेनिश वर्ड मीनिंग लिटिल बॉय, ठीक है। प्रशांत महासागर के मध्य पूर्वी भाग में समुद्र सतह का असामान्य गर्म होना तो वैश्विक मौसम और मानसून को प्रभावित करता है। जंगल की आग। नेक्स्ट बात करते हैं जंगल की आग जो प्राकृतिक भी हो सकती है और अब तो मानव जनित भी हो सकती है।
सतही आग जंगल की सतह पर सूखे पत्तों, घास और मलबे को जलाती है। शिखरी आग पेड़ों की ऊपरी शाखाओं पर जो लगी होती है वो होती है शिखरी आग, और वो सबसे ज्यादा फैलती है और सबसे खतरनाक होती है। नेचुरल कारण कौन कौन से है? बिजली का गिरना, लुढ़कते पत्थरों का घर्षण और ज्वालामुखी विस्फोट के कारण ही जंगल में आग लगती है। और मानव जनित में जंगल के अवशेष को जलाने लग जाए और हवा तेज हो जाए तो वो फैलती रहती है। झूम खेती की वजह से और वाहनों के धुएं से, चिंगारी से भी। खड़ी ढलानों और तेज हवाएं जंगल में आग के फैलाव को तेज करती हैं। तथा नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद फास्ट 3.0 ऑपरेशन रिलेटेड टू वाइल्ड फायर, जो हमारे जंगल की आग होती है उसके लिए ये ऑपरेशन है। तीनों के सहयोग से नासा, यूएसए, इसरो इंडिया और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इन तीनों के सहयोग से इसको कंट्रोल किया जाता है, जो हैदराबाद के अंदर है। ये थी क्लास प्राकृतिक आपदा। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। डिजास्टर मैनेजमेंट की 3 यूनिट हो चुकी हैं, 1 यूनिट और पेंडिंग है। ठीक है, मानव जनित आपदा, वो मैं आपको कल को मिलेगी आपको उसकी क्लास। इसलिए प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें कि आपको डेली की डेली नई नई क्लासेस देखने को मिले।